हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर ऑन डिमांड, जहां पर मैं ये आपको आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। ये हमारी सीरीज का थर्ड पार्ट है, जिसमें मैं आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बताने वाली हूँ, जो सेक्शन 7 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट में डिफाइंड है। देखिए, अगर आपको कोई भी एक्ट पढ़ना होता है तो हमेशा शुरुआत हमें डेफिनेशन से करनी चाहिए, जिसमें हम जिस एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं हमें वो चीज़ डिफाइंड होनी चाहिए, हमें वो पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में आर्बिट्रेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझाई है। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको केस लॉ बताया है, जिसमें मैंने आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया था। अब जो ये वीडियो है थर्ड पार्ट, वो सेकंड पार्ट का कंटिन्यूशन है, क्योंकि जो सेकंड पार्ट का केस लॉ है वो इसी सेक्शन 7 पे डिपेंड करता है। ये कहता है, सेक्शन 7 कहता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब दोनों पार्टीज आपस में कोई टर्म्स और कंडीशंस पे एग्री करती है, प्रॉमिस करती है, वो एक दूसरे को कंसिडरेशन पे करती है, तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टीज ये डिसाइड करती है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी किसी भी पार्टी के वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ब्रीच होता है और डिस्प्यूट अराइज होता है, तो हम फ्यूचर में आर्बिट्रेशन से हमारा केस सॉल्व करेंगे। पहले हम डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में रेफर करेंगे, अगर आर्बिट्रेशन से सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम उसे कोर्ट में रेफर करेंगे। तो इसलिए आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में वो सारी टर्म्स और कंडीशंस होती है जो आर्बिट्रेशन में कंडक्ट करवाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब आप अगर इसे इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कोर्ट होता है, कोर्ट में कौन होता है, कोर्ट में जैसे जज होते हैं, एक जज होता है, दो पार्टीज होती है, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। अगर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, एक प्लेंटिफ का लीगल काउंसिल होता है यानी कि एडवोकेट होता है, एक डिफेंडेंट का एडवोकेट होता है और जज होते हैं, बस सेम टू सेम फॉर्मेट आर्बिट्रेशन में होता है। जैसे आर्बिट्रेशन में जज को बोला जाता है आर्बिट्रेटर, एक पार्टी प्लेंटिफ ही होती है, दूसरी पार्टी डिफेंडेंट होती है, और लीगल काउंसिल्स, दोनों के लीगल काउंसिल्स होते हैं जो इनकी पार्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फ्रंट ऑफ आर्बिट्रेशन। So this is the process and this is the setup of arbitration. Now the point is कि arbitrator कौन अपॉइंट करेगा। द आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में क्लॉजेस डालते हैं। जैसे कोई भी तरीके का एक क्लॉज होता है कि आर्बिट्रेटर जनरली अपॉइंट करने की प्रोसेस होती है कि पार्टीज चाहे तो म्यूचुअली एग्री कर सकती है कि वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर ले, या फिर कोर्ट जो है वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती है अंडर सेक्शन 8 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, जहां पे कोर्ट को पावर दी गई है। इसलिए आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट हमें सबसे पहले करना पड़ता है। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करेगी और किसी एक्स पर्सन को आर्बिट्रेटर बनाएगी, तो उससे ही सबसे ज्यादा बाइंडिंग नेचर में माना जाता है, फिर कोर्ट भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर दोनों ने मान लो म्यूचुअली डिसाइड किया था कि आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है। अब एक पार्टी जो है, अगर मान लो उसने पेमेंट नहीं किया और एक पार्टी के पार्ट पे कुछ गड़बड़ हुआ है, तो ऐसे में जो दूसरी पार्टी है वो आर्बिट्रेशन में केस रेफर कर सकती है, जहां पर ये लिखा होगा कि जो सारी प्रोसीडिंग है आर्बिट्रेशन की वो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, ये जो एक्ट है ना, इसी के अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस चलेगा, क्योंकि इस एक्ट में प्रोसीडिंग डिफाइंड है कि कब सबसे पहले प्लेंट फाइल होती है, कितने टाइम में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, एविडेंसेस का प्रोडक्शन किस तरीके से है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने होते हैं, अवार्ड कैसे फ्रेम होता है, इन्फोर्समेंट ऑफ द अवार्ड एंड चैलेंज ऑफ द अवार्ड, ये सारा प्रोसेस एक्ट में डिफाइंड है। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लॉ कहेंगे, अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में मेंशन कर देंगे, तो वही प्रोसेस फॉलो होगा। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा एक्ट मेंशन कर देते हो दूसरी कंट्री का, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लास्ट पार्ट में अगर आपने देखा हो तो मैंने आपको फॉरेन सीटेड आर्बिट्रेशन का बताया था, तो इसलिए वो फिर उसके अकॉर्डिंग वर्क किया जाएगा। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप इसे ड्राफ्ट करते हो तब आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी बाइंडिंग इन नेचर, लीगली बाइंडिंग इन नेचर on both the parties once they signed and mutually agreed on the terms and conditions.
Now, an agreement, so basically this definition is defined in Arbitration and Conciliation Act. So the section 7 clause 1 told about arbitration agreement means an agreement by the parties to submit to the arbitration all or certain disputes. Might be there are chances that there are 2 or 3 disputes, and out of 3 disputes they want to settle 2 dispute from the arbitration and 1 dispute from the court. या ऐसा भी हो सकता है. Certain disputes भी arbitration से solve हो सकते हैं, which may have arisen or which may arise between them in respect of defined legal relationship, whether contractual or not. Even though चाहे वो कॉन्ट्रैक्चुअल था या नहीं था, बट अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन की हुई है कि हम ये डिस्प्यूट्स रेफर करेंगे, तो देन यू हैव टू गो फॉर द फ्लो. ओके, an arbitration agreement may be in the form of an arbitration clause. It may be, okay, not shall be. So might be अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं and you put a dispute resolution clause also covered in arbitration agreement, it can be counted as an arbitration agreement, or you may form or you may make a separate arbitration agreement जिसमें आप अपनी सारी डिटेल अलग से बता सकते हो. So there are 2 options. One is arbitration clause and other is arbitration agreement. तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हो. दोनों ही बाइंडिंग नेचर है. एंड द अनदर सेकेंड पॉइंट इज they both having a separate legal बाइंडिंग नेचर. अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल नल कर देते हैं, अगर एक पार्टी बोले तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता, इवन दो दैट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विल बी वैलिड और एग्जिस्ट, उसकी एग्जिस्टेंस बिल्कुल सेपरेट होती है. ये हम एक अच्छे से एक पूरा डॉक्ट्राइन है, ये हम आराम से अलग से एक वीडियो में जरूर पढ़ेंगे, और इसके लिए आप चाहो तो मेरे एक सेशन बुक कर सकते हो जिसमें मैं आपको इनकी डॉक्ट्राइन से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी. ओके, नाउ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समटाइम्स देयर आर सम केस लॉज वेयर द पार्टीज डोंट नो एंड दे जस्ट हैव अ ओरल कम्युनिकेशन अबाउट द डिस्प्यूट. उन्होंने सिर्फ आपस में ओरली बोल दिया कि अगर कुछ डिस्प्यूट होगा तो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेंगे, बट दैट कैन नॉट बी बाइंडिंग इन बोथ द पार्टीज, क्योंकि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होना चाहिए. An arbitration agreement is in writing if it is contained in a document, कोई भी document जो parties ने sign कर दिया हो, an exchange of letters, telex, telegrams or other means of telecommunication. या आप mail में भी कर सकते हैं. Like for example, if there is a mail जहाँ पर आपने सब कुछ लिख दिया है कि अगर है ना this is an arbitrator, हम arbitrator appoint करेंगे, this is the seat of arbitration, this is the governing law and the procedure of the arbitration. Arbitration should be in English, और वो अवार्ड जो है वो बाइंडिंग इन नेचर होना चाहिए. अगर आप इस एसेंशियल एलिमेंट्स अगर लेटर एक मेल में भी लिख देते हैं और दोनों पार्टीज ने उस मेल को एग्री कर दिया होता है, कंफर्म कर दिया होता है, तो इट इज ऑल्सो अ बाइंडिंग इन नेचर बिकॉज इट्स समवेयर इन राइटिंग. और अब आपको पता होगा कि लाइक ईमेल्स जनरली अगर कोई भी तरीके का आप कुछ एग्रीमेंट जैसे फॉर्म में, वो स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग नेचर का हो जाता है क्योंकि वो एक रिटर्न फॉर्म होता है. ओके, नाउ वट्स प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ द एग्रीमेंट, जो जनरली एक एग्रीमेंट का रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी आप कम्युनिकेट करते हो, दैट इज ऑल्सो एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, वो कवर करता है. ओके, एंड एन एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ क्लेम एंड डिफेंस इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट इज एलिज्ड बाय वन पार्टी एंड नॉट डिनाइड बाय द अदर. दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग. जब भी आपको स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और डिफेंसेस का एक्सचेंज करते हो, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम्स एंड डिफेंसेस लाइक कि द फर्स्ट द प्लेंटिफ जो होगा वो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम करेगा, द प्लेंटिफ, जिसमें वो ये क्लेम करता है कि मुझे ये चीजें चाहिए, एंड द डिफेंस पार्टी जो है वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करती है कि दैट दीज आर द माई डिफेंस. तो जब भी वो होगा वो सिर्फ तब होता है कि जिसमें जो एग्रीमेंट इन विच द एग्जिस्टेंस ऑफ द एग्रीमेंट इज एलिज्ड, जिसमें एग्रीमेंट में ये चीज मेंशन होनी चाहिए और एक पार्टी ने मतलब ये मेंशन कर दिया हो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी पार्टी इस चीज को
not denied by the other party. The both the parties are agreed on the same point. क्योंकि इसमें एग्रीमेंट में क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज क्या है कि म्यूचुअली डिसाइड करती है, तभी हम उसे आर्बिट्रेशन में रेफर कर सकते हैं. अगर कहीं पे भी ऐसा होता है ना कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एक पार्टी कहती है कि हाँ हम डिस्प्यूट रेफर करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी ये कहती है कि नो नहीं मैं रेफर नहीं करना चाहता, तो अगर ऐसा कहीं होता है डिस्प्यूट, तो फिर वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कन्वर्ट ही नहीं होता है, तब वो उसमें कवर ही नहीं हो रहा है. तो इसलिए एग्रीमेंट की एग्जिस्टेंस में दोनों का म्यूचुअली एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है. तो अगर आप सिर्फ जस्ट एक अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल इस लाइन का यही मतलब है कि अगर मान लो कि तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्लॉज फॉर एग्जांपल, एंड देयर इज अ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन दोज पार्टीज. अब एक पार्टी ने अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आर्बिट्रेशन में कर दिया, फाइल कर दिया. ओके, नाउ आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बिकॉज क्योंकि दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि कौन अपॉइंट करेगा या कौन पर्सन होगा. अब मान लो वो अपॉइंट हो गया और उसने स्टेटमेंट ऑफ क्लेम कर दिया. दैट मीन्स कि सामने वाली पार्टी चाहती है, उसने अपनी एक एग्रीमेंट दे दिया है, उसने अपना एक एक्सेप्टेंस दे दिया है कि भाई मैं आर्बिट्रेशन में मूव ऑन करना चाहती हूँ, मैं ही चाहती हूँ कि डिस्प्यूट आगे बढ़े और आर्बिट्रेशन के थ्रू. और दूसरी पार्टी अब उसको डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि दोनों ने म्यूचुअली एग्री किया था. तो एक फर्स्ट स्टेप जो है ना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम का, अगर वो भी कोई एक पार्टी स्टार्ट कर देती है तो दूसरी पार्टी उस चीज को मना नहीं कर सकती कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे, आपने मुझसे पूछा क्यों नहीं. ये ऐसा सवाल नहीं होता, क्योंकि एग्रीमेंट में अगर आपने आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला है तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टी एग्री करते हैं कि वो अगर इन फ्यूचर कभी भी डिस्प्यूट होगा तो दोनों में से कोई भी पार्टी इससे आगे आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट रिजॉल्व करवा सकती है. तो दिस इज एन इम्प्लाइड कंसेंट. ओके, नेक्स्ट इज लास्ट पॉइंट इज कि द reference in a contract to a document containing an arbitration clause constitutes an arbitration agreement if the contract is in writing and the reference is such as to make that arbitration clause a part of the contract. This is the same thing जो कि मैंने आपको पहले बताई. अगर कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज भी मेंशन किया हुआ है तो वो अपने आप में एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन जाता है, और वो एक तरीके से आप यही मान लो कि वो उतना ही वैलिड और उतना ही लीगल बाइंडिंग नेचर का है. ओके, आपको इसका कुछ सेपरेट पार्ट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आर्बिट्रेशन क्लॉज उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है क्योंकि वो राइटिंग में है. ओके, ये हमारा पूरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में मैंने आपको समझाया है. सो अगर एक बार मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में एक चीज छोटी सी और बता देती हूँ कि आर्बिट्रेशन जो प्रोसेस है वो हमेशा वॉलेंट्रीली और म्यूचुअली एग्रीड होने के बाद ही हम आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं. कभी भी कोई कोर्ट किसी पार्टी को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको आर्बिट्रेशन में जाना ही है, और दोनों पार्टीज ने अगर लिख दिया है भले ही कॉन्ट्रैक्ट में, पर दोनों पार्टीज एट लास्ट मोमेंट ये कहती है कि हमें आर्बिट्रेशन में नहीं जाना है, तो वो चाहे तो ये ऑप्शन वॉलेंट्रीली बेस पे वेव भी कर सकती है, छोड़ भी सकती है, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीट पार्टी ऑटोनॉमी एंड वॉलेंट्री प्रोसेस. ADR इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस जो सिर्फ पार्टीज की इच्छा के अनुसार चलता है. ऐसा का ऐसा एक मीडिएशन भी होता है और ऐसा का ऐसा एक कंसिलेशन भी है. सो अब ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है. आई होप आपको समझ आ जाए, और इनकेस अगर आपको लग रहा हो कि मुझे कुछ पॉइंट छूट गए, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो आप इस वीडियो को वापस भी देख सकते हैं. और अगर आप चाहते हैं कि जैसे मैंने पहली वीडियो में सेक्शन 2 बताया है, अभी मैंने सेक्शन 7 बताया, बट यू वांट टू स्टडी द होल आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट, सो फॉर दैट यू हैव टू बुक माई सेशन from my website, or either directly message me, or you can follow me on Instagram page Mentor on Demand, where you can directly message me and book your session for the Arbitration Conciliation Act, and I will teach you 1 hour, 1 session where you will be the only person to whom I am teaching. So it's a very personalized coaching. तो आपको बहुत पूरा पर्सनल अटेंशन मिलेगा, पर्सनली आपका ऊपर ध्यान मैं दूंगी. So you can took those sessions also. I hope you have clarity in arbitration agreement. So we will meet in the next video or next part on another section of arbitration. Thank you.